स्वागत है आप सभी के इस सप्ताह के यूपी दिस वीक कार्यक्रम में। इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। गोरखपुर के होटल में कारोबारी की संदिग्ध मौत के बाद यूपी के 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। प्रदेश में पुलिस द्वारा लोगों के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल और हिरासत में मृत्यु जैसे मुद्दों पर चल रही है चर्चा। किसानों की बेहतरी के लिए यूपी में लॉन्च हुई आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना। राज्य के छोटे व सीमांत किसानों की समस्याओं की पहचान के लिए होगी अब हर साल 625 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना। महिलाओं में उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च हुई निर्भया एक पहल। यूपी के हर जिले में 1,000 महिलाओं को उद्यमी बनाना है इस पहल का उद्देश्य। नोएडा में लग रहा है यूपी का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल टावर। 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को शुद्ध करेगा यूपी का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर। और साहित्यकार शशि भूषण शीतांशु को दिया जाएगा साल 2020 के लिए हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का ये भारत भारती सम्मान। तो आइए इस हफ्ते की इन खबरों को अब विस्तार से समझते हैं। इस हफ्ते यूपी में महिलाओं में उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए निर्भया एक पहल लॉन्च की गई है। ये पहल यूपी में पहले से ही चल रही मिशन शक्ति के तीसरे चरण का हिस्सा है, जिसे जल्द ही शुरू किया गया है। निर्भया एक पहल का उद्देश्य जहां राज्य के हर जिले में 1,000 महिलाओं को उद्यमी बनाने का है, तो वहीं मिशन शक्ति अभियान महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चलें कि निर्भया एक पहल अभियान को चलाने के लिए निर्भया फंड का इस्तेमाल होगा। राज्य के हर जिले से लगभग 1,000 महिलाओं को प्रशिक्षण किट दिया जाएगा। इस पहल में राज्य का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग भी हिस्सा लेगा, जो महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही उन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देगा, जिससे महिलाएं अपना उद्यम शुरू कर सकती हैं। इन सब के अलावा ट्रेनिंग के बाद उद्यम शुरू करने के लिए अगले 3 महीनों में अलग अलग योजनाओं के जरिए पूंजी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार भी मदद करेगी। साथ ही यूपी गवर्नमेंट ने महिला उद्यमियों को अपने काम को शुरू करने से संबंधित सारी जानकारी मिल सके, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिशन शक्ति के बारे में आपको और बताएं तो यूपी गवर्नमेंट के मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना है, उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इसके अलावा महिलाओं के साथ हिंसा करने वाले लोगों की पहचान उजागर करना और महिलाओं को राज्य में सुरक्षित महसूस कराना है। मिशन शक्ति की सबसे खास बात यह है कि महिलाओं और बच्चियों से संबंधित जो भी केस कोर्ट में जाएंगे, उन्हें इस मिशन के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजकर सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करानी है। इसके अलावा रेप केस को सबसे पहले प्राथमिकता देकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाना, अभियान में सभी विभागों को एक साथ जोड़ना और साथ ही पुलिस थानों में महिलाओं के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क और महिलाओं के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति का दोष कोर्ट में सिद्ध होने के बाद सभी चौराहों पर उसकी तस्वीर लगाना और पहचान उजागर करना इस मिशन की खासियतों में शुमार है। गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के कारोबारी की संदिग्ध मौत के बाद यूपी के 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना ने एक बार फिर भारत में पुलिस द्वारा लोगों के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल और हिरासत में मृत्यु जैसे विषय को चर्चा में ला दिया है। पुलिस पर आरोप है कि गोरखपुर पुलिस की एक टीम रात में करीब 12 बजे नियमित जांच के लिए एक होटल पहुंची और यहां रुके मनीष गुप्ता नाम के कारोबारी के साथ मारपीट की, जिसमें उनकी मौत हो गई। दिलचस्प बात यह है कि भारत याचना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है, पर यहाँ इसको लेकर कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा गैर सरकारी संस्था कॉमन कॉज की रिपोर्ट स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया के नजरिए से देखा जाए तो हर 5 में से 3 पुलिस अधिकारियों का मानना है कि अपराधियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल उचित है। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से 2018 के बीच लगभग 2000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह के मामलों में क्या कारण जिम्मेदार हैं? अगर उनकी बात की जाए तो भारत में यातना के खिलाफ कानूनों का न होना, पुलिसकर्मियों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई कदम न उठाया जाना और पुलिस सुधारों की दिशा में बहुत अधिक काम न हो पाना, ये सब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते इस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती रहती हैं। देखा जाए तो पुलिस यातना को रोकने के लिए संवैधानिक प्रावधान भी हैं। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यातना के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के तहत एक मूल अधिकार है। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 41A, 41B, 41C और 41D में गिरफ्तारी और गिरफ्तारी को रोकने के लिए तार्किक आधार और रूल बनाए गए हैं।
यूपी गवर्नमेंट ने इस हफ्ते कुल 1,23,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन दिए हैं। साथ ही नवजात शिशुओं के विकास स्तर को मापने के लिए अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1,87,000 नवजात विकास निगरानी उपकरण यानी कि इन्फेंटोमीटर बांटे गए हैं। देखा जाए तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद ग्रामीण इलाकों में फैले खतरनाक वायरल संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई निगरानी समितियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा था। इन सब के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का रोल राज्य के दस्तक अभियान को सफल बनाने में भी रहा है। दस्तक अभियान यानी कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की मदद से कुपोषित बच्चों की सक्रिय रूप से पहचान करना और उनके इलाज का इंतजाम करना, साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी स्वास्थ्य व पोषण से जुड़ी सेवाएं प्रदान करना है। इस अभियान में फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे कि एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी तीनों का रोल सबसे अधिक रहा है। किसानों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस हफ्ते हमारे यूपी में आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना लॉन्च हुई है। इस योजना के जरिए 2,725 किसान उत्पादक संगठनों यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया जाएगा, जिससे 27.25 लाख शेयरधारक किसानों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है। किसान उत्पादक संगठन यानी कि एक ऐसा संगठन जो देश के छोटे और सीमांत किसानों की समस्याओं की पहचान करते हैं और किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ऐसे में यूपी गवर्नमेंट ने राज्य में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ स्थापित करने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित भी किए हैं। देखा जाए तो भारत जैसे बड़े देश के लिए हमें कम से कम 1 लाख से अधिक एफपीओज की जरूरत है, जबकि मौजूदा समय में देश में मौजूद कुल एक्टिव एफपीओज की संख्या 10,000 से भी कम है। आबादी के लिहाज से इतने बड़े स्टेट यूपी में भी अभी सिर्फ कुल 693 एफपीओ का गठन किया गया है। कृषि विभाग की माने तो अगले 5 सालों के लिए हर साल 625 एफपीओ स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा हर एफपीओ के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के संस्थानों के अलावा उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, हार्टिकल्चर फेडरेशन, योग्य एफपीओ और स्वैच्छिक संगठन एफपीओ के गठन के लिए मिलकर काम करेंगे। दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यावसायिक उप महानगर नोएडा में आए दिन वायु प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती रहती है। सर्दियों के मौसम में ये एरिया दिल्ली एनसीआर जैसे ही चोक ले लेता है। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब भारत सरकार की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अब यहां पर यूपी का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल टावर लगाने जा रही है। यूपी का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर नोएडा के सेक्टर 16A में फिल्म सिटी के नजदीक से गुजरने वाले DND एक्सप्रेसवे पर लगाया जाएगा और अगले 2 महीने में इससे जुड़े सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इस हफ्ते साल 2020 के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस साल हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान अमृतसर के रहने वाले साहित्यकार पांडे शशि भूषण शीतांशु को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत भारती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कई अन्य श्रेणियों में भी वार्षिक साहित्यिक पुरस्कारों के लिए चयनित नामों की घोषणा की गई है। इनमें लोहिया साहित्य सम्मान के लिए डॉक्टर रामकठिन सिंह, हिंदी गौरव सम्मान के लिए भगवान सिंह और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र मधुकर जैसे लेखकों और साहित्यकारों को दिया जा रहा है। तो अब बारी इस हफ्ते के सवालों की। आज का पहला सवाल है, यूपी का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहां पर लगाया जा रहा है? आज का दूसरा सवाल है, साल 2020 का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान किसे दिया गया है? और आज का तीसरा और अंतिम सवाल है, नवजात शिशुओं के विकास स्तर को कैसे मापा जाता है? इन सभी सवालों के जवाब क्या हैं, इसका उत्तर आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को।